2010 का जो सेट फर्स्ट था क्वेश्चन पेपर हमने सोल्व किए थे। और आज हम इसमें क्वेश्चन पेपर 2010 का जो सेट 2 है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू के क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, इनकी आप ज़रूर तैयारी करें। जो बच्चे थोड़ा गणित में बहुत अपने आप को मुश्किल समझते हैं करने को, तो वो इसकी तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो देखिए 2010 में आपका सेट 2 है। शुरू के क्वेश्चन काफ़ी आसान है, जो लास्ट के कठिन नहीं कर सकते तो इसमें वो अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा इसमें बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात करना है, बहुत आसान है कि एक नंबर के क्वेश्चन है। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक एक नंबर में आपको मुश्किल लगें, बाकी अदरवाइज वैसे आसानी आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, हमें इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो इसको हम शून्य के बराबर रखेंगे, बराबर शून्य हम खुद रखेंगे, शून्य इसमें दिया नहीं रहेगा। शून्य के बराबर रखना है तो शून्यांक ज्ञात करने तो शून्य के बराबर रखेंगे। और एक्स स्क्वायर माइनस 9 को 0 के बराबर रखा, 9 को हम इधर लेंगे और इसके बाद यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लगता है। देखो एक एक नंबर का सवाल है, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं और उसमें भी हमारे आधे नंबर माइनस हो जाते हैं। तो इसमें प्लस माइनस का चिन्ह लगाना बहुत से बच्चे भूल जाते हैं। इन चीज़ों का आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। जैसे ही रूट लगता है, रूट के साथ प्लस माइनस के चिन्ह भी लगते हैं। केवल वहाँ पे हम प्लस माइनस के चिन्ह नहीं लगाते जहाँ पे माइनस में वैल्यू नहीं आती। जैसे चाल निकालनी है, उम्र निकालनी है, वो माइनस में नहीं आती, तो वहाँ पे प्लस का मान ही लेते हैं। कोई भी दूरी, ये माइनस में नहीं आते। कोई भी रुपए पैसे, ये माइनस में नहीं आते। फिलहाल यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ये आपका 9 का वर्गमूल 3 हो गया। तो लास्ट में आंसर आप लिख देंगे, अतः अभीष्ट शून्यक, अभीष्ट शून्यांक क्या हो गया, +3 -3। तो देखो सवाल लगभग ये सभी कर लेंगे एग्जाम में, लेकिन करने का जो तरीका है वो आपका बहुत अलग है, तो इस पर आपके नंबर निर्भर करते हैं। दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल में क्या है, आपको दिया है द्विघात समीकरण। आपको द्विघात समीकरण दे रखी है, द्विघात समीकरण। आप कौन सी दे रखी है द्विघात समीकरण? द्विघात समीकरण आपकी है इसमें 15x² -30x = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। शून्यांक का मतलब भी इसके आंसर ही होते हैं, मूल का मतलब भी आंसर ही होते हैं। थोड़ा अंतर इतना है कि जो शून्यांक होते हैं, यानी जो शून्यांक x के मान आए, इसको आप फिर यहीं पर रखेंगे समीकरण में, तो आपको हल करके शून्य मिलेगा, और मूल में ऐसा नहीं होता है। तो इसके में मूल ज्ञात करने हैं, तो मूल ज्ञात करने का आप समझ लीजिए कि इसमें क्या होगा आपका, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, गलती से मैं दूसरा छोड़ दिया, मैंने तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा इसके बाद करा दूंगा मैं। तो इसमें हम इसका शून्यांक ज्ञात करने, शून्य के बराबर रख दिया, यहाँ पे हमने 15x कॉमन ले लिया, तो आपका क्या बचा, x-2 बचा। अब एक एक करके हम इसको 0 के बराबर रखते हैं, यानी 15x, यदि 15x = 0, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा। देखो जो बहुत कमज़ोर है गणित में वो इसमें भी गलती कर जाते हैं, 15 को इधर लाएंगे और -15 कर देंगे, जो कि गलत है। ये गुणा में है तो इधर ये भाग में आएगा। हालांकि बहुत कॉमन चीज़ है ये, लेकिन 10th में अधिकांश बच्चे ये गलतियां कर जाते हैं जिनका बेस बहुत कमज़ोर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 0 से भाग देंगे तो आपका 0 ही आना है, ठीक है, 0 में भाग देंगे, सॉरी, ठीक है। और अब इसको 0 के बराबर रखेंगे x-2 को, यदि x-2 = 0, तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, -2 इधर आ गया, प्लस का 2 हो जाएगा। यानी आपका जो इसमें दो शून्यांक आए हैं, मूल, सॉरी यहाँ पे मूल बोलेंगे इसको, तो वो आप क्या हैं, तो क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट मूल, अभीष्ट मूल आपके क्या हैं, 0 और 2। तो लास्ट में आंसर आप जरूर अच्छी तरह से सो कीजिए। ये आपको हो गया। दूसरा सवाल छूट गया था, दूसरा सवाल, इस तरह का सवाल बहुत आता है यूके बोर्ड में। तो आपको दिया है सवाल क्या है, 147/2³ × 5⁵ तो सवाल क्या है कि दशमलव का प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए। यानी आपको ये बताना है बिना भाग दिए कि इसका जो दशमलव प्रसार है शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो जिनको नहीं पता है मैं उनको एक बार समझा देता हूँ। शांत का मतलब होता है भाग पूरा पूरा चले जाना, और अशांत आवर्ती का मतलब होता है भाग पूरा पूरा ना जाना, यानी पॉइंट में भाग चलता ही जाएगा। एक बार फिर आपको बता देता हूँ, हालांकि पिछली वीडियो में ये बात बता चुका हूँ मैं।
अशांत का मतलब है जैसे हम 1 में 8 का भाग दे रहे हैं तो पॉइंट लगाएंगे, 0 पड़ेगा, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूना के 16 और 8 पंजे 40। ये भाग पूरा पूरा चला गया, यानी जब आप 8 का भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा चला, इसे बोलते हैं शांत। और कुछ भाग ऐसे होते हैं जो पूरे पूरे नहीं जाते, जैसे आप 6 का भाग देंगे 20 में तो 6 तिया 18 हो गया, शेष 2 बचा। अब आप पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 6 तिया के 18 हो गया, फिर शेष 2 बचा, फिर आपने पॉइंट लगाया है 0 आप बढ़ा सकते हैं एक एक, 6 तिया 18 हो गया। फिर अब इस तरह से देखो ये भाग कभी भी पूरा नहीं होगा, तो आप समझ सकते हैं इसे बोलते हैं अशांत आवर्ती। तो ये शांत हो गया और ये शांत आवर्ती हो गया। तो हमें ये इसको बिना भाग दिए बताना है कि ये शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो इसको आप देखिए इसमें क्या करते हैं, इसका तरीका क्या है कि हर में दो, जो हम गुणनखंड कर रहे हैं हर के, इसमें 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या दोनों आ जाएं, 2 आए, 5 आए या दोनों आए तो ये शांत होता है। और इसके अलावा हमें कोई और अंक मिलता है अभाज्य गुणनखंड करने पर, जैसे 2 के अलावा 5 मिल गया और 5 के अलावा 3 और मिल गया, 2 5 के अलावा 3 मिल गया, 7 मिल गया, 11 मिल गया, जो आपके और जिसको हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं वो मिल गई, तो समझो कि आपका ये अशांत है। तो यहाँ पे 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में ये है, यानी शांत है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, इस टाइप का सवाल ज़रूर आता है, थोड़ा अलग अलग लैंग्वेज बदल के आ सकता है पर ये आता ज़रूर है। तो चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में दिए हैं, आपको पहले से दिए हुए हैं, दिए हैं, अतः दी गई भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, ये शांत है। अगर यहाँ 2 की जगह यहाँ पे 5 दोनों होते या दोनों में से कोई एक होता, इसके अलावा यहाँ पे 3 आ जाता, 3 की पावर, पावर कुछ भी आ जाए, पावर से कोई मतलब नहीं है, 2 की पावर 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो पावर कुछ भी आ जाए पर 2 5 होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे 3 आ जाता, कोई भी अभाज्य संख्या 7 आ जाती 2 और 5 को छोड़ करके, तो ये अशांत आवर्ती हो जाता। तीसरा मैंने ये करा दिया। चौथा सवाल क्या है इसमें, चौथे में है कि किसी श्रेणी का nवां पद आपको दिया हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। तो चौथा सवाल है, तो एपी का nवां पद आपको दिया हुआ है, nवां पद, nवें पद को हम दिखाते हैं an से, an आपको दिया हुआ है और nवां पद दिया 2n + 1 दिया हुआ है, ये 2n + 1। और हमसे क्या पूछा गया है, इसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं, पहला पद निकालेंगे, फिर दूसरा निकालेंगे, फिर तीसरा निकालेंगे, फिर जाके 7वां पद उनको निकालना पड़ेगा। nवें पद का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे n की जगह जो भी संख्या रखेंगे आपको डायरेक्ट वही पद मिल जाएगा nवें पद में। तो ये आपको nवां पद दिया हुआ है, n की जगह अगर आप 20 रखते हैं तो आपको डायरेक्ट 20वां पद मिल जाएगा, n की जगह आप 30 रखेंगे तो आपको डायरेक्ट 30वां पद मिल जाएगा। ये एक फॉर्मूला है, ये समझिए। तो यहाँ पे हमें 7वां पद निकालना है तो हम n की जगह 7 रखते हैं, आपको डायरेक्ट 7वां पद मिल जाएगा। तो n बराबर 7 रखने पर क्या होगा, 7वां पद, 7वां पद, और ये क्या हो जाएगा आपका A7। और A7 आपका क्या हो जाएगा, तो सीधा इसकी जगह रख देंगे, n की जगह 7 रख दिया, +1, 7 दूनी के 14 और 1 जोड़ दिया तो 15। अब कुछ बच्चे ये भी गलती कर जाते हैं कि 7 में पहले 1 जोड़ेंगे 8 और फिर 2 की गुणा करेंगे 16। बोर्ड मास के हिसाब से पहले गुणा होती है, जोड़ नहीं होता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जिन बच्चों को पता है तो उनके लिए तो बहुत मामूली सी चीज़ें हैं, लेकिन जिनको नहीं पता वो थोड़ी गलतियाँ इसमें कर जाते हैं, तो ये इस बात को आप ध्यान में रखें। पाँचवा सवाल देखिए इसमें क्या है। पाँचवें सवाल में आपको दिया हुआ है इसमें कि 10 57 10 33 इसका मान निकालना है। देखिए ज़रा, 10 57 और 10 33 का हमें मान निकालना, सॉरी 33 है, 10 33 है, ठीक है, 10 57 10 33, गलती से वो 30 बन गया था, ये हमें इसका मान निकालना है। तो इस तरह में हम क्या करते हैं, किसी एक को 90 - थीटा के फॉर्मूले में बदलेंगे, किसी भी एक को बदलिए। तो 10 इसको हम कर देते हैं 90 - के 33,
और ये tan 33। मतलब 90 में से हम क्या घटाएं कि 33 आ जाए, वो 57 आ जाए तो हम 33 घटाएंगे। कुल मिला के आप इस सवालों में ये देखना है, आप दो पद आपको दिए हैं, इन दोनों जो कोण हैं इन कोणों का योग अगर 90 है तो किसी भी एक को आप 90 में से, अगर आप इसे बदलें तो 90 माइनस के 33 कर दीजिए, और अगर आप इसको बदलना चाह रहे हैं तो 90 माइनस के 57 कर दीजिए। अब फॉर्मूला क्या है, 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ये फॉर्मूला है। थीटा की जगह यहाँ पर हमारा क्या है 33 है, तो हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया है, चूँकि tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। और इसके बाद ये आपका tan 33, ये एज इट इज ऐसे रहा। और कॉट क्या होता है, tan का व्युत्क्रम होता है, इसका व्युत्क्रम होता है, तो 1 के से tan 33 हम लिख सकते हैं इंटू tan 33 हो गया, और tan 33 से tan 33 हमने और सरल काट दिया इसको 1, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसमें छठा सवाल। छठे सवाल में क्या है, आपको इसमें चित्र दिया हुआ है, और चित्र बना देता हूँ पहले। इस तरीके से हमें इसमें चित्र दे रखा है, ये देखिए, और इसमें हमें नाम क्या दिए हुए हैं, पी, क्यू, आर और एस, ये इसमें हमें दे रखे हैं। और हमें इसमें कोण दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है 50 डिग्री का कोण, ये हमको दिया हुआ है, यहाँ पे ओ नाम भी है, और ये कोण दिया है 120 डिग्री का। और हमें कौन सा कोण बताना है, हमें बताना है क्यू पी ओ, क्यू पी ओ, यानी ये वाला कोण बताना है, इसको मैं डबल मार्क किया, ये कोण हमें बताना है। हमें दिया क्या है, एस आर जो है पी क्यू के समांतर है, तो हमें ये दिया है एस आर समांतर पी क्यू। तो जब समांतर दो रेखाएं होती हैं तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये इसके समांतर है, तो ये जो आपके बन रहे हैं ये जेड, ये कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये डबल वाला के बराबर होगा। ये हो गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि एस आर, सॉरी ये तो लिख दिया मैंने, एस आर समांतर पी क्यू है, तो हमें क्या निकालना है, तो इसका मतलब एस बराबर क्यू, कोण एस बराबर कोण क्यू, क्यों हो गए ये, देखिए आप संगत कोण है, सॉरी एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और एस बराबर आपका क्या है, आपको दिखाई दे रहा है, एस आपका 50 डिग्री है, एस क्यू के बराबर है, तो ये भी आपका 50 डिग्री हो जाएगा, इसलिए कोण क्यू भी क्या होगा 50 डिग्री, ये 50 हो गया। और अब हमें क्या निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। इन दो को देखिए, ये रेखिक युग्म अभिगरित है, किसी रेखा के एक ही बिंदु पर एक ही दिशा में बने कोण रेखिक युग्म अभिगरित कहलाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि कोण पी ओ क्यू ये वाला, और आर ओ क्यू ये वाला, प्लस कोण आर ओ क्यू बराबर 180। कारण क्या होगा इसका, कारण हो गया इसका रेखिक युग्म अभिग्रहित। इसको आप अगर अलग से समझना चाहते हैं, जो बहुत ही को समझ में नहीं आया है, तो कोई देखो आप जानते हैं ये कोण 180 डिग्री का है, ये कोण कितने का हो गया, ये वाला कोण 180 डिग्री का, ये वाला। अब इसके आप चाहे 2 भाग करो, चाहे 3 करो, चाहे 4 करो, यहाँ 2 भाग किए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आना है, क्योंकि टोटल 180 के टुकड़े किए हैं। तीन इस तरह के कोणों को बोलते हैं, माना ये कोण एक्स है, ये कोण वाई है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 180, कारण क्या होगा, रेखिक युग्म अभिग्रहित। तो वही बात यहाँ पर, देखो ये सीधी रेखा है, एक कोण इधर बन गया, एक कोण इधर बन गया, तो इनका क्या हो गया आपका योग 180, कारण रेखिक युग्म अभिग्रहित। पी ओ क्यू आपका क्या है, पी ओ क्यू आपको दे रखा है यहाँ पे, नहीं ये तो निकालना है, सॉरी हमें पी ओ क्यू हमें निकालना है, और आर ओ क्यू 120 से दिखाई दे रहा है। बहुत आसान सवाल, देखिए कम से कम एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 में से 1 या 2 गलत हो सकते, तो 8 या 9 नंबर आपकी फिर भी आने ही चाहिए 10 क्वेश्चन के शुरू के। इधर आके घट जाएगा ये 60 डिग्री, आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। नहीं आंसर नहीं है, अभी ये वाला कोण आया, सॉरी अभी ये कोण आया हमारा 60 डिग्री। अब हमें कोण ये वाला निकालना है, त्रिभुज ओ पी क्यू में आप देखिए आपको 2 कोण मालूम है, इन दोनों को जोड़ करके 180 से घटा देंगे तो तीसरा कोण हमें मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण ओ बराबर 180, कारण क्या होगा त्रिभुज के गुण से
कोई भी त्रिभुज है उसका एक गुण होता है उसके तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज के गुण से। और P हमें निकालना है। Q आपका यहाँ पे हो गया 50 और O हमारे यहाँ पे था 60। 180 कोण P 180 60 और 50 जुड़ जाएंगे 180 और 110 हो 110 इधर आके माइनस हो जाएंगे। और कोण P का पूरा नाम क्या है OPQ। इसलिए लिख देंगे कोण OPQ बराबर आपका 180 से 110 किया, इसको पूरा नाम दिया, 180 से 110 घट गया तो ये 70 डिग्री आपका आंसर आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 7वां, ये आपका 10.2 से है। 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वें क्वेश्चन में क्या है आपको दिया हुआ है, एक चित्र है इसमें और ये चित्र मैं बना के दिखा रहा हूँ। आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं भी तो भी आप समझ जाएंगे, सवाल में पूरा आपको समझा रहा हूँ कि सवाल में क्या है। और इस पर 2 समांतर रेखाएं खींची हुई है, सॉरी स्पर्श रेखाएं, समांतर नहीं स्पर्श रेखाएं खींची हुई हैं। और इसका केंद्र ये O है और ये स्पर्श बिंदु हो गए इसके P और S। ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये R से हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींची इसमें, ये सवाल में दिया हुआ है। और O इसका केंद्र है और O से ये त्रिज्याएं इस पर खींची, स्पर्श बिंदु से त्रिज्याएं खींची। कौन सी, S और PO स्पर्श बिंदु हैं। और O से Q को मिलाया गया है। और आपको इसमें क्या दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर ये आपको दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर PR है, 13 सेंटीमीटर OR है। अब निकालना क्या इसमें, OS ये निकालना है। मैं यहाँ पर अलग से लिख रहा हूँ OS इस क्वेश्चन मार्क, यानी निकालना है ये। अब इसमें क्या होगा, पर मैं 10.2 आप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि आप इसको 90 का कोण दिखाएंगे। उसका कारण क्या है, किसी भी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यही पर में यहाँ भी लग रही है, यहाँ भी लग रही है, तो इसे आप देख लीजिए। तो हम पहले पर में लिखेंगे क्या, चूंकि किसी वृत्त की, ये आपको याद करनी है अच्छे तरीके से, याद होगी तभी आप एग्जाम में लिख पाएंगे, अन्यथा आप डायरेक्ट समकोण त्रिभुज इसको दिखा देंगे और उसमें नंबर कटने की संभावना है। तो चूंकि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आपके ये जो स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु है, इससे हमने त्रिज्या खींची है तो ये स्पर्श रेखा पर लंब है, तो इसको हम दिखाएंगे, इसलिए OP लंब PR और OS तथा OS लंब SR, यानी P और S 90 है, इसलिए कोण P बराबर 90, कोण S बराबर 90 डिग्री। अब हम इसे कह सकते हैं ये समकोण त्रिभुज है और इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज OPR में, अगर आप डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा देते हैं समकोण त्रिभुज, तो आपको पता ही है, अगर आप ये कारण नहीं बताएंगे तो इसमें नंबर कट सकता है। 1 नंबर का देखो सवाल है ये, तो फिर क्या मिलेगा इसमें, क्या बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए नंबर बड़ी आसानी से कट जाते हैं छोटे वाले सवालों में, जो 1-1 नंबर 2-2 नंबर के। 6 नंबर के सवाल में ईजिली 1-1.5 नंबर मिल जाते हैं अगर आप शुरुआत के कुछ स्टेप सही कर देते हैं। अब देखिए, अतः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, OPR में, त्रिभुज OPR में क्या होगा आपका, इसमें समकोण त्रिभुज OPR में 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी OR का स्क्वायर OP का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। OR आपका है, OR तो 13 है, 13 का स्क्वायर, OP हमें निकालना है और PR 12 का स्क्वायर।
और आप सभी जानते हैं 13 का स्क्वायर हो गया 169, ओ पी स्क्वायर और 12 का हो गया 144 और ओ पी बराबर 169 में से 144 9 में से 5 गया 4 से 25, यानी इसका वर्गमूल 5 आ गया, यानी ये 5 आ गया। हमें निकालना था ओ एस, लेकिन हम ओ पी और ओ एस को देख रहे हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो ओ पी और ओ एस बराबर होगा, इसलिए ओ एस पी क्या होगा, ओ पी के बराबर होगा। तो चूंकि ओ एस बराबर ओ पी, कारण लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्याएं भी कह सकते हैं, इसलिए ओ एस बराबर 5 और मात्रक जरूर लिखें सेंटीमीटर। तो सवाल थोड़ा लंबा था, देखो 1 नंबर का है, फिर भी इतना काम आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर अब 8 देखिए। 8 में क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या बराबर है। आप इसको चित्र से समझ लीजिए। लंबवृत्तीय बेलन है, ऐसा आवश्यक नहीं कि आप एग्जाम में चित्र बनाएं, आपकी मर्जी नहीं है तो आप नहीं भी बनाएं, डायरेक्ट आप मान निकालिए, सवाल को हल कर सकते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की एच की त्रिज्या ली और ऊंचाई, तो माना बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h तथा त्रिज्या बराबर r। अब प्रश्नानुसार क्या है, ऊंचाई जो है वो त्रिज्या के बराबर है। प्रश्नानुसार क्या दिया है कि बेलन की जो ऊंचाई h है वो त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, चाहता आप समीकरण 1 कह दीजिए। अब क्या कह रहा है इसमें, वो आगे इसमें है कि संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, अनुपात का मतलब होता है बटे भाग, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ आप जानते हैं 2πr और ब्रैकेट में h प्लस r, ये होता है फॉर्मूला। और वक्र पृष्ठ आप जानते हैं 2πrh। 2π से 2π हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचा r h प्लस r, और यहाँ भी क्या बचा हमारा r h। अब h r के बराबर है, तो h की जगह हम r कर देते हैं, h की जगह हम r कर देते हैं, ये हो गया। और r और r आपका कितना हो गया, 2r हो गया। 2r और 2r की गुणा करेंगे 2r स्क्वायर, और ये आपका r स्क्वायर, और r स्क्वायर से r स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 2:1। ये आंसर हो गया। आसान सवाल था, किताब में नहीं है, लेकिन आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। 9 में क्या है, 9 में आपको दिया हुआ है 5, 6, 7, 9 के और 20 का माध्य 18 है। तो प्रश्नानुसार हमें ऐसा दिया है 7, 9 के और 5 भी, सॉरी 5 मैंने भूल गया था, मैं लिख देता हूँ 5, 5, 7, 9 के, 6 भी इसमें 5, 6, 7, 9 के, 5, 6, 7, 9 के और 20, 20 का माध्य कितना है, इनका माध्य क्या है, के का माध्य, इनका माध्य 20 है, सॉरी ये नहीं है, 5, 6, 7, 9 के का माध्य 20 है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 20 है वो माध्य है किसका, 5, 6, 7, 9 के और 20, तो हम एक बार देते हैं, और 20 का माध्य 20 भी है इसमें, और 20 का समांतर माध्य 11 है, सॉरी 20 भी है इसमें, मैं गलती से देख नहीं पाया इसको। और 20 का माध्य क्या है, माध्य आपको दे रखा है 11। ठीक है, हाँ ये है। सवाल समझिए, बहुत आसान है। आपको 5, 6, 7, 9 के और 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं दे रखी हैं। तो कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या 6, और इनका जो माध्य है वो 20 आपको दिया हुआ है।
हमें के का मान निकालना है। बहुत आसान सवाल है, छोटे क्लास में आप इस सवाल को कर चुके हैं। इनको जोड़ेंगे 20 29 36 47 प्लस के 6 आ गया, तिरछी गुणा कर दी, 47 प्लस के हो गया 120। ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी, का माध्य 11 है, मैंने गलती से यहाँ 20 पहले लिख दिया था, 11 है ये। का माध्य कितना है? 11। तो यहाँ पे मैं 11 कर रहा हूँ। अब तिरछी गुणा 11 छिंग क्या आ जाएगा? ये 66 आ जाएगा। तो 11 छिंग 66 आ गया। इनका जो माध्य है वो आपको 11 दिया हुआ है। और के बराबर कितना आ गया? 66 माइनस के 47। और कितना हो गया ये? 16 में से 9, 5 4 1, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सावधानी से काम करना है, छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं, फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। एक तो सवाल आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, थोड़ा भी इधर उधर अगर आपने अंक गड़बड़ दे रहे, जैसे अभी मैंने यहाँ 20 नहीं लिखा था, मैंने उसको माध्य कर दिया था, ऐसी गलतियाँ आप भी कर सकते हैं। थोड़ा आप इनका ध्यान, क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़ा टेंशन में भी रहते हैं सभी बच्चे, तो बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए। अब 10वां सवाल देखिए। 10वें सवाल में क्या है कि एक दो, इसमें क्या है 10वें में कि एक थैले में 1 से लेकर 10 तक के अंक तक के 10 टिकट है। 1 2 3 8 9 10, ये क्या है? कुल 10 टिकट हैं। 10 टिकट हैं, मतलब 1 से लेकर 10 तक इसमें क्या लिखे हुए हैं? नंबर लिखे हुए हैं। एक अंक आपको यादृच्छिक उठाना है उसमें से, एक महीने आप एक अंक आपको उठाना है इसमें से, परचुमी अंक लिखे हुए हैं, और एक अंक आपको उठाना है। अब आपको ये अंक क्या मिले, इसमें आपके क्या लिखा हुआ है कि विषम अंक होने की प्रायिकता। ठीक है, तो एक टिकट यादृच्छिक उठाने पर या निकालने पर उसमें विषम अंक होने की प्रायिकता, उसमें विषम अंक होने की प्रायिकता। तो विषम अंक आप जानते हैं 1 3 5 7 9, कितने हो गए? 5 हो गए। और संभावना है कि इन 10 में से कोई सा भी एक अंक आपको, यानी एक टिकट कोई सा भी मिल सकता है। संभावनाएं 10 हैं, और हल करके 1/2, प्रायिकता का कोई मात्रक नहीं होता है, तो आप 1/2 ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद आपके आगे 2 नंबर के सवाल, यानी सवाल नंबर 11 से। 11वां सवाल क्या है, तो देखिए जाए 11वां सवाल। 11वें सवाल में आपको दे रखा है एक आयताकार खेत का परिमाप 50 मीटर और क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको परिमाप दे रखा है आयत का, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो आयत का परिमाप, तो पहले हम क्या मानेंगे? माना आयताकार खेत की लंबाई, माना आयताकार खेत की लंबाई x मीटर, और आयताकार खेत की चौड़ाई y मीटर। अब प्रथम शर्त से, यानी हमें क्या दिया हुआ है, तो प्रथम शर्त से आप ले सकते हैं, प्रथम शर्त से खेत का जो परिमाप है 50 मीटर है, परिमाप 50 मीटर। तो परिमाप का सूत्र आप इधर लगाएंगे नहीं, परिमाप हमारा क्या होता है? आयत का 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 50। 2 इधर भाग में आएगा, क्योंकि यहाँ गुणा में इस समय, इधर भाग में आएगा, तो 50 में 2 का भाग देंगे तो 25। और यहाँ से y का मान निकाल लीजिए x के पदों में, x इधर आएगा, तो पक्ष जब चेंज होते तो साइन भी बदल जाता है। ये माइनस हो गया समीकरण नंबर 1। फिर आपको क्या दिया है, इसको हम लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से क्या दिया हुआ है? इसका जो क्षेत्रफल है वो 100 है। क्षेत्रफल कितना है? 100 है। तो क्षेत्रफल 100 है, यानी आयत का क्षेत्रफल 100, मतलब इसका सूत्र लंबाई गुणा का चौड़ाई, लंबाई x है, चौड़ाई y है, x गुणा का y xy बराबर 100। अब y का मान देखो हमने पहले निकाल के रखा था, हमें इसकी ज़रूरत ही आ गई, तो 25 माइनस एक्स y की जगह रख देंगे। y की जगह रख दिया 25 माइनस एक्स
बराबर 100। और अब इसकी गुणा कर देंगे 25x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 100। और ये सब इधर गए तो इधर प्लस का हो गया, माइनस के 25x, 100 तो प्लस का है इधर से, पहले से इधर कुछ नहीं बचा, 0। और आपकी समीकरण बन गई एक्स स्क्वायर माइनस के 25x प्लस के 100 बराबर 0। अब आप जानते हैं कौन सा सवाल बन गया है, कक्षा क्लास 9th में 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत ज़्यादा ये सवाल आते ही रहेंगे इस तरीके से समीकरण आपको आगे क्लास हो तक। तो 100 के में से फैक्टर करने के जोड़ करके हमें 25 मिले, तो क्या हो जाएगा आपका 20 पंजे 100 और 20 और 5 25। यानी 25 के ऐसे फैक्टर गुणा करें तो 100, जोड़ें तो 25, तो 20 और 5 है, क्योंकि अब इनकी गुणा करो तो ये आपको मिल जाएगा 100। ये हो गया देखो। अब 25 के हम क्या लिखेंगे, 20 प्लस 5 लिखेंगे, अंदर गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस के 20x, माइनस से ब्रैकेट भी खोल रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस के 5x प्लस के 100। यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो x माइनस के 20, माइनस के 5 कॉमन लिया, x माइनस के 20। यहाँ प्लस का माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है। जो इस ब्रैकेट में आएगा वही इस ब्रैकेट में आएगा, इस सवाल की बिल्कुल पहचान है, नहीं आएगा तो गलत होता है सवाल हमारा, समझो वहाँ पे, फिर उसको हमें चेक करना पड़ेगा। एक्स माइनस भी दोनों जगह से कॉमन ले लिया, क्या बचा दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 5। एक्स माइनस भी दोनों जगह से कॉमन ले लिया, जो बचा दूसरे ब्रैकेट में ले लिया, एक्स माइनस के 5 बराबर 0। एक्स का मान दो आगे 20 और 5, बिकॉज यानी चूंकि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 20 नहीं हो सकता, ठीक है, 5 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लंबाई 5 होगी तो फिर चौड़ाई क्या होगी उसकी, जबकि उनकी लंबाई चौड़ाई का जो योगफल है वो 25 है, ये देखिए, तो लंबाई 5 नहीं हो सकती। और x बराबर 20 लेने पर, ये 20 लिया तो 20 लेंगे तो समीकरण एक से यहाँ पे मान रख देंगे, देखो ये 25 माइनस 20, y बराबर 25 माइनस 20, ये आ गया 5। लास्ट में आंसर आप जरूर अच्छी तरीके से दर्शाएं। अतः लंबाई बराबर आपका आ गया 20 मीटर और चौड़ाई बराबर आ गया 5 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए 12वां सवाल, इसमें 12वां सवाल क्या है, 12वें सवाल में आपको दे रखा है ए और बी साइन ए बराबर कॉस बी। कोई आपका एक समकोण त्रिभुज है, देखिए इसमें समकोण त्रिभुज है, ये छोटा सा त्रिभुज इधर बना देते हैं समकोण त्रिभुज, और ये ए है, ये बी है, न्यून कोण है, सी हमने यहाँ पे समकोण मान लिया। तो हमें दिया हुआ है 12वें सवाल में ए लेस देन 90, बी लेस देन 90। सवाल में क्या देखा, ए भी न्यून कोण है, यानी 90 से छोटा न्यून कोण होते हैं। अब बी लेस देन 90, आप सवाल देख लीजिए, ए लेस देन 90, बी लेस देन 90, साइन ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध कीजिए प्लस 0 90। ये सवाल भी बहुत आते हैं आपके, आसान सवाल भी, साइन ए कॉस बी साइन ए बराबर, ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ कॉस का हम क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, तो बी को हम 90 माइनस के बी लिख देंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ थीटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे थीटा की जगह बी है, तो साइन 90 माइनस बी बराबर कॉस भी होता है। और अब साइन से साइन कैंसिल हो गया, ए बराबर 90 माइनस के बी, और बी इधर आएगा प्लस का हो गया, और यह आपका सिद्ध हो गया। अब देखिए इसमें 13वां सवाल, 13वां सवाल क्या है, 13वें सवाल में आपको दिया हुआ है, ये भी सवाल काफ़ी साल में आ रखा है, हर साल लगभग आ ही जाता है ये। आपको दो बिंदु ए और बी दिए हैं, ए के निर्देशांक 4 और 3 हैं, और बी के निर्देशांक 5, और ये वाई का मान हमें निकालना है, जबकि ए और बी के भी जो बीच की दूरी डी है, ये रूट में 17, आपको 17 मात्रक ये दिया हुआ है। सवाल क्या है आप फिर समझ लीजिए, आपको दो बिंदु ए और बी, इनके वो दिए हुए हैं निर्देशांक, इनके बीच की दूरी दे रखी है, बी का एक निर्देशांक, एक वाई निर्देशांक जिसे हम कोटि बोलते हैं, वो नहीं दिया हुआ है। हमें वाई का मान निकालना है,
तो इसके नीचे x1 y1, इसके नीचे x2 y2 लिख लेंगे। आपका जो दूरी का सूत्र है डी स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका इसका सूत्र है। ठीक है, और d हमारा √17 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस के y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इस आगे दे √17 का हो जाएगा 17, 5 में से 4 के 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इसको हम अभी स्क्वायर नहीं खोलेंगे, ऐसे लिखेंगे। और 17 में से 1 इधर आके घट जाएगा, तो ये हो गया 16 बराबर y माइनस 3 का स्क्वायर, या y माइनस 3 बराबर, इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, 16 रूट में आ जाएगा, और रूट इसका लगेगा तो वर्गमूल 16 का प्लस माइनस 4। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह, यहाँ माइनस चिन्ह भी लेना पड़ेगा क्योंकि निर्देशांक माइनस में भी होते हैं। तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस 4 लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर y माइनस 3 प्लस 4 लेंगे तो y बराबर 7, माइनस चिन्ह लेने पर तो y माइनस 3 बराबर माइनस 4, y बराबर, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक बार हमने प्लस का चिन्ह लिया, ये वाला प्लस का चिन्ह, तो 3 इधर के 4 के साथ जुड़ गया, एक बार माइनस का ये लिया। आपके दो मान आएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः y बराबर 7 या माइनस 1, दोनों में से कोई से भी एक मान हो सकता है, दोनों से ही आपका दूरी √17 ही निकलेगी। यह था क्वेश्चन नंबर आपका 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 14 आपका क्या है, ये रचना है। ये देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे और इससे 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से स्पर्शियों की रचना कीजिए, यानी 2 स्पर्श रेखाएं में खींचनी है। तो देखिए आसान सवाल है, इसको आप जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 13। देखो कभी कभी रचना आपकी 2 नंबर में भी आ रखी है, कभी 3 में आती है, तो कोई फिक्स नहीं है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने वृत्त खींचा, तो ये 5 सेंटीमीटर का वृत्त खींच लिया हमने। 5 सेंटीमीटर खींचिए, 13 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु लीजिए। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लिया। हालांकि रचना मैं सारी करा चुका हूँ। आपको अगर अच्छी तरह से सारी रचनाएं सीखनी है तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जा कर के 11.2 की रचनाएं देखेंगे। 11.1 में तो त्रिभुज वाली हैं, और वृत्त वाली कहाँ है, 11.2 में। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लिया, और हमने फिर क्या करना है, हमने 13 सेंटीमीटर दूरी पर, ये इसका केंद्र हो गया, 13 सेंटीमीटर दूरी पर हमने बिंदु लेना है। ये यहाँ पे थोड़ा पेज छोटा पड़ रहा है, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए। ये हमने 13 सेंटीमीटर पर कोई बिंदु ले लिया है। एक्यूरेट में 13 नहीं ले रहा हूँ, आपको केवल समझना है क्योंकि यहाँ पे इतना बन नहीं पा रहा है। और ये हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लिया, 13 सेंटीमीटर पर हमने कोई बिंदु ले लिया ये। और अब हमें इस बिंदु P से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम OP का लंबसमद्वि भाजक करेंगे। OP का लंबसमद्वि भाजक, तो लंबसमद्वि भाजक करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आप इसके आधे से, इसका आधा है, उससे ज़्यादा आप जितनी चाहे ले लीजिए, ज़्यादा ले लीजिए, जितनी चाहे आप ले लें, पर जहाँ हमारे पेज में आना चाहिए वो। तो लगभग मैंने इतना ले लिया। ऊपर नीचे चाप काटे, ये चाप काटा और ये चाप काटा, ये ठीक। और अब वो दूरी बदलनी नहीं है, उससे हमने ऊपर चाप काटा फिर वहीं पे, और ये नीचे चाप काटा। ये थोड़ा इसको काट नहीं रहा है, तो इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। ये अभी चाप जहाँ काटे एक दूसरे को, पूरा एक कैमरे में एक साथ आ नहीं रहा है। ये यहाँ से, और ये इधर ऊपर, ये देखिए इसमें ये डेड इसमें हमने इसका लंबसमद्वि भाजक खींच लिया, ये खींच लिया। जहाँ ये काटेगा वहाँ नाम कह दिया हमने, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने M नाम दिया, मिड पॉइंट है इसलिए M नाम दिया। और इसके बाद M को हम केंद्र मान करके
MO त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। यहाँ से O पे हमने रखी पेंसिल, ये देखिए, और MO त्रिज्या का, यानी अब हम ये खींचेंगे। थोड़ा एक कैमरा धुंधला हो जा रहा है, अगर इसमें मूवमेंट कर रहा है तो ये इस तरह से हमने खींच लिया। ये हमने देखो ये खींच लिया, इसमें ये वृत्त खींच लिया डेड में ये, ठीक है। और ये वृत्त इसको कहाँ काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है ये। और जब इसको यहाँ काटा, नाम दिया T1 और T2, और P से, यहाँ से P था, ये P से T1 को मिलाते हुए ये स्पर्शिका खींच दी, और P से T2 को मिलाते हुए, ये P था और ये T2 को मिला दिया यहाँ से नीचे, ये रेखा खींच दी है। और इस तरह से आपका चित्र बनेगा। तो ये देख लीजिए इस तरह से, ये थोड़ा इसमें डैश आप अच्छी तरह से करना, इससे और ज़्यादा सफाई चित्र मानी चाहिए। हालांकि मैं आपको दिखाने के वजह से इसको इतना साफ नहीं बना पा रहा हूँ। ये तो नीट एंड क्लीन बनना चाहिए बिल्कुल। और लास्ट में एक काम और करेंगे, त्रिज्याएँ ज़रूर मिला देंगे आप। ये रचनाएँ आपकी ज़रूर आती हैं और ऐसे हर कोई बच्चा कर सकता है, गधे से गधा बच्चा भी देख देख के इसको सीख सकता है। ये तो ये आपकी होगी रचना की पूरी, इसके कंप्लीट डायग्राम बन गया ये। अब देखिए सवाल नंबर 14 में क्या है आपको दिया हुआ, सॉरी ये 14 ही था, ये सवाल नंबर 14 था, गलती से मैं 13 कर दिया, ये 14 था रचना का ये। अब सवाल नंबर देखिए 15 में आपको क्या दिया हुआ है, एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छाय निकाला जाता है। तो ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छाय निकालने पर, ये ताश वाले सवाल भी बहुत आते हैं, गेंद वाले। ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छया निकालने पर, यादृच्छया मतलब आपको नहीं पता कौन सा पत्ता वो आने वाला है, यादृच्छया निकालने पर उसके क्या होने की प्रायिकता, फर्स्ट, इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ताश के बारे में अगर आप उसकी जानकारी आपको मालूम है, जितना मैंने इस चैप्टर में बताया था, आप इसके प्लेलिस्ट में जा करके वो भी देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं सीखना आपको, केवल ये पता होना चाहिए कुल कितने पत्ते होते हैं, कितने काले कितने लाल, और 4 इसमें परिवार समझिए, ईंट, पान, हुक्म और चिड़ी। तो इसमें पूछा गया है कि इक्का होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि इक्का कितने होते हैं उसमें, इक्का होने की प्रायिकता। तो इक्के होते हैं इसमें 4, एक हुक्म का, एक पान का, एक आपका चिड़ी का और एक आपका ईंट का। तो 4 होते हैं, लेकिन संभावना क्या रहेगी कि 52 पत्तों में से कोई सा भी पत्ता आ सकता है। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम वो होते हैं जो हमें निकाल, जो पत्ता में चाहिए, जिसकी प्रायिकता पूछी जा रही है। यहाँ इक्का होने की प्रायिकता पूछी जा रही है, इक्का होते हैं 4, संभावना 52 है, 13 चौक 52, 13 बार कट गया है। खा इसमें देखिए, खा में इसमें क्या है, लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता, लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। तो ये देखिए लाल रंग के पत्ते होते कितने हैं, लाल रंग के होते हैं टोटल आपके 26, 13 आपके पान के और 13 आपके ईंट के। तो 26 बटे 52, यानी ठीक है। तो इसके बाद 1/2, 26 से कम 26, 26 दूना के 52। इसका अथवा भी है, अथवा में जो है वो थोड़ा कठिन है, लेकिन आप समझिए इसको भी। अथवा में क्या है इसका, आपको दे रखा है इसमें कि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। तो आप एक चीज़ देखिए, जब 2 पासों को हम एक साथ फेंकते हैं या एक पासे 2 बार फेंकते हैं, ये देखो जरा आप, 2 पासे जब हम एक साथ फेंकते हैं तो कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं, ये आपको मैंने अलग से दिखा रहा हूँ पेज पे। 2 पासे एक साथ फेंके या एक पासे को 2 बार फेंके,
तो कुल परिणाम 36 होते हैं। जो पहला वाला अंक है पहले पासे का अंक है और दूसरा वाला दूसरे पासे का अंक है। तो इसमें देखिए आप ऐसे भी हो सकता है पहले पासे पे एक आए दूसरे पे एक, पहले पे एक आए दूसरे पे दो, पहले पे एक आए दूसरे पे तीन, पहले पे एक आए दूसरे पे चार, पहले पे एक आए दूसरे पे पाँच, पहले पे एक आए दूसरे पे छः, ऐसे पहले पे दो आए दूसरे पे एक, दो 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 तीन दो चार दो पाँच दो छः, ऐसे तीन एक चार एक पाँच एक, पूरे 36 परिणाम है इसमें। तो पूरा आप ये ढंग से देख ले सकते हैं। इसको आप जब बनाएंगे तो समय लगता है, इसलिए मैंने पहले से बना के रखा होता है ये। अब आप ये देखिए इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो दो पासों को एक साथ फेंकने पर, दो पासों को एग्ज़ाम में आपने ये नहीं बनाना है, ये आपको अपने दिमाग में ही रखना है कि इसमें इतने परिणाम होते हैं। तो दो पासों को एक साथ फेंकने पर, फेंकने पर क्या कह रहा है वो, फेंकने पर प्राप्त अंकों का योग 10 से अधिक, प्राप्त अंकों का योग 10 से अधिक होने की प्रायिकता। 10 से ज़्यादा योग, तो 10 से ज़्यादा कहाँ मिलेगा, देखो 6 5 11, एक परिणाम ये हुआ अनुकूल, 5 6 11 एक ये हुआ हमारे अनुकूल, और 6 6 12 ये तीन परिणाम अनुकूल है। बाकी सब ये तो 10 हो जा रहे हैं, 6 4 10 5 5 10, या 10 से कम हो जा रहा है। 10 भी नहीं चाहिए, 10 से कम भी नहीं चाहिए, 10 से ज़्यादा चाहिए योग। तो 10 से ज़्यादा योग कब प्राप्त होगा, जब पहले पासे पे 5 है दूसरे पे 6, या पहले पे 6 है दूसरे पे 5, या दोनों पे 6 6 आ जाए। तो तीन परिणाम हमारे अनुकूल हैं। तो क्या हो जाएगा, पता क्या हो जाएगा, 3/36 यानी 1/12। और अगला पार्ट क्या है इसमें, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता। अंकों का योग 8 होने की प्रायिकता। तो अंकों का योग 8 कब होगा, तो अंक ये आपको अलग से मैं लिख के बता रहा हूँ। हालांकि एग्जाम में ये बात नहीं लिखनी होती क्या, कि दोनों अंकों का योग 8 कब होगा, जब पहले पासे पे 4 आए दूसरे पे भी 4 आए, पहले पे 5 आए दूसरे पे 3 आए, पहले पे 3 आए दूसरे पे 5 आए, पहले पे 6 आए दूसरे पे 2 आए, पहले पे 2 आए दूसरे पे 6 आए। इसके अलावा और कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो यहाँ हमने ना लिखी हो। 4 4 8, 5 3 8, 3 5 8, 6 2 8, 2 6 8, कितने होंगे, 1 2 3 4 5, ये अपने दिमाग में रखना है। तो क्या हो गया प्रायिकता, 5/1 2 3 4 5 36, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपका ये 15 सवाल हुआ है। तो ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ये बहुत आसान था ये वाला। लेकिन ऐसा जो नहीं कि आपके साथ भी ऐसे हो कि एक या रथवा में ही आए, क्या पता केवल यही सवाल आ जाए, तो आ जाए, आपको सीखने सभी हैं। अब इसमें देखिए, इसमें 16वां सवाल इसका, ये 3 3 नंबर के शुरू हो गए। तो एक दो सवाल और देख लीजिए, बस काफ़ी आपके सवाल हो चुके हैं आज इसमें। 16वां सवाल देखिए, इसमें क्या है, 48 1024 और 61 44, 48 1024 और 61 44, इसका हमें एचसीएफ निकालना है तीन संख्याओं का। तो इसमें क्या करते हैं, छोटी संख्या यानी 48 का हम भाग देंगे 10 24 में। तो क्या आएगा, 48 दूना के 96, और ये आपका आ गया 10/6, ये आ गया आपका 6 आ गया, ऊपर से उतारा हमने 4, कितना आ गया ये, 48 से कम 48, ये हो गया, और आपका बचा ये 16, भाग दिया, फिर इसका भाग फिर इसमें देंगे। पहले भी कई पिछली वीडियो में मैं आपके बता चुका हूँ। 16 तियाँ के 48, आपको इसका तरीका पता ही होगा। तो इसमें क्या आ गया आपका, इसका एचसीएफ कितना आ गया। तो इसको आप वैसे प्रोसेस से करके, ये आपका रफ का काम है, आप प्रोसेस से करके दिखाएं तो डायरेक्ट एचसीएफ मत लिखिए। फिर क्या करेंगे आप, यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। पहला ये आपका आ गया 1024, 48 गुणा के 21 प्लस 16, यहाँ शेष बचा। फिर अगला क्या लिखेंगे, 48 बराबर 16 गुणा के 3 प्लस 0,
जब शेषफल 0 होता है और उसमें जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया? 16 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दो का निकालेंगे। तो 1024 इसका निकालते हैं, 1024 और आपका हो गया दूसरी संख्या है 6144। अब इसका भाग दिया तो ये बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 6 चौक 24, 6 दूनी का 12, 13 14, यह 6 कम 6, एक बार में चला गया। तो एचसीएफ क्या आ गया? लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, 6144 बराबर 10,024 गुणा गए 6 प्लस 0, शेषफल 0 है, भाजक क्या है 1024, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा आपका 1024। अब इन दो का निकाला था एचसीएफ, कितना आ गया था 16। फिर इन दो का निकाला था, कितना आ गया 1024। अब 1024 और 16 का फिर निकालेंगे, तो 16 व 1024 का निकालेंगे, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 16 और 1024 का एचसीएफ। अब 16 का भाग देते हैं इसमें, देखो तो 16 का भाग दिया 1024 में, तो क्या आ जाएगा 16 छिंग 96, कितना बचा 6, और 16 चौक 64, कंप्लीट भाग चला गया, कितना आ गया 16 आ गया, क्योंकि शेषफल 0 है और भाजक 16 है, तो ये एचसीएफ है। तो इनका लिखें, चूँकि 1024 बराबर क्या आ जाएगा आपका 16 गुणा के 64 प्लस 0, अतः अभीष्ट एचसीएफ। अभीष्ट ये है जो निकालना था, निकाला यहाँ भी था एचसीएफ, एक यहाँ निकाला था हमने और एक हमने यहाँ निकाला, ये अभीष्ट नहीं है। अतः अभीष्ट एचसीएफ क्या आ जाएगा 16। ठीक, और ये आपके कोर्स में है इस साल कौन सा 2002, इसका अथवा है, इसको आप ढंग से समझ लिए, बहुत आसान सवाल है ये। सिद्ध कीजिए 2 प्लस रूट 2, ये है आपका 2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम मानते हैं माना 2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय, परिमेय मानते हैं इसको, इसका विरोधाभास उल्टा मानेंगे, इसको हम परिमेय मानेंगे, सिद्ध अपरिमेय करना है, मानेंगे परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या, तो इसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अतः इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसे पी अपन क्यू के बराबर रख देंगे, तो 2 प्लस रूट 2 पी अपॉन क्यू। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें स्क्वायर नहीं करते। मैं इसके लिए भी यही बात कहूँगा कि आप दो टाइप के इसमें सवाल हैं, आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझने हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के 1 पॉइंट आपकी 3 एक्सरसाइज है उसको आप देखिए, तो मैंने सारी बातें अच्छी तरह से समझा रखी हैं उसमें। इसमें हम जो आपके इधर की संख्याएं परिमेय सबको इधर ले जाएंगे, इस अपरिमेय को छोड़ करके। फिर क्या लिखेंगे, दाएं पक्ष में, ये आपका दायां पक्ष है, दाएं पक्ष में पी अपॉन क्यू परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या है, इसलिए ये पूरी भी परिमेय संख्या होगी, अतः पी अपॉन क्यू माइनस 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। होगी या है, लिखते होगी से अच्छा लिखना क्या है, परंतु ये सर्वमान्य है कि रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और यह अपरिमेय है, ये पूरा परिमेय, परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होता कभी भी, परंतु यह सर्वमान्य है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब आप एक अगला सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो लिखें, क्या
परंतु अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। और नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट फिर क्या लिखेंगे, यह है विरोधाभास। यह भाषा तो हर सवाल में आएगी, आप किस टाइप की, कौन सी भाषा जो मैं लिख रहा हूँ, यह विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ या होता है कि, और हमने क्या कल्पना की थी, हमने क्या माना था कि ये परिमेय है, यानी ये कल्पना गलत थी। तो अगर ये परिमेय गलत है तो इसका मतलब ये अपरिमेय है। तो प्राप्त हुआ कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः सिद्ध होता है कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपके 2 टाइप के सवाल थे, इसमें स्क्वायर नहीं करते हैं। तो ये भाषा आप हर सवाल के लिए याद कर लें, ये तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। ये 3 लाइनें, ये विरोधाभास हमें हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः सिद्ध होता है कि जो भी आपको सवाल दिया रहेगा एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको हर सवाल में लिखना है। तो ये इसका आपका था क्वेश्चन नंबर 16। और इसके बाद आपका एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 17। ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए जरा, इसमें 17 में क्या आपको दिया हुआ है कि x³ आपको एक त्रिघात समीकरण दे रखा है का एक शून्यांक आपको दे रखा है। इसका एक शून्यांक नहीं, एक आंसर क्या है, -2 है। इसके हमें बाकी के शून्यांक निकालने हैं। एक शून्य -2, सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो त्रिघात समीकरण इसके शून्यांक 3 होंगे। अतः इसका एक गुणक, अतः इसका एक गुणक x, ये -2 है ना, तो ये x + 2 होगा। मतलब ये 2 का चिन्ह विपरीत हो जाएगा, ये इधर गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, +2। ये कुल मिला के आप समझिएगा, आपको शून्यांक जो भी दिया हुआ है, 2 दिया होता तो x -2 कर देते, -2 दिया तो x + 2 कर देंगे। और ये गुणक बनाकर इसका हम भाग देंगे इसमें। ये हमने भाग दिया, ये भाग दिया। पहला गया x² बार, तो ये x³ + के 2x² हो गया। ये भाग दिया, माइनस माइनस ये कैंसिल, या आपका ये भी नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। ये -x - के 2 बचा, +1 बार भाग देंगे, नहीं -1 सॉरी, -1 बार भाग देंगे तो -x - के 2, ये प्लस प्लस ये कैंसिल, 0। ये आ गया आपका भाग देंगे। इसके बाद आपकी यूक्लिड पर में लगेगी भाज्य बराबर भाजक गुणा के भागफल प्लस शेषफल। चूँकि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य आपका हो गया x³ + के 2x² -x - 2 भाजक x + 2, और ये हो गया। और इसको अगर आप सरल करेंगे तो आप सभी जानते हैं a² - b² के फॉर्म में ही है, x + 1 और x - 1। तो शून्य के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको एक एक जीरो के बराबर रखेंगे। तो x + 2 के 0 के बराबर रखा तो x बराबर -2 आ गया। फिर इसको रखा, यदि x + 1 = 0 -1, और यदि x - 1 = 0 तो x = 1। ये 3 शून्य का आपको मिल गया। एक तो आपको दिया हुआ था वही मिल गया -2, और 2 नहीं मिले। तो क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट शून्य। और ये लास्ट क्वेश्चन था। बाकी अगले सवाल के लिए आप अगली वीडियो इसकी ज़रूर देखें। इसमें 18 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन होंगे। अभीष्ट शून्य क्या हो गया आपके, -2 -1 1, और ये आपका आंसर। तो इनके प्रोसेस को आप ढंग से समझें, और जो आपको थोड़े बहुत समझ में आते हैं, आसान लगते हैं, उनका आप दोबारा से रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिना रिवीजन के आप नहीं समझ पाएंगे। इस सवाल को आप ज़रूर कर लेना, ये तो आपका इम्पोर्टेंट है। बहुत कम चांस ये ना आया, अदरवाइज 99% चांस ये ज़रूर आएगा। ये सवाल हो गया। रचना ज़रूर देख लेना।
इनकी तैयारी आप अच्छी तरह से कर लेना।